हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, आप जनरली सुनते होंगे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो गया, हाई कोर्ट के जज हो गया, ये सब का जो सैलरी है, अलाउंस है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, ये रीजन भी आज हम लोग जानेंगे, और कितने टाइप का फंड्स होता है उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कितने टाइप का फंड्स होता है। तो टोटल 3 टाइप का फंड होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 266(1) के अंडर आता है। सेकेंड है आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 267(1) के अंडर आता है। और थर्ड है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 266(2) के अंडर आता है। अब चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल्स से सारे को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखने वाले हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये जो फंड ऑफ इंडिया है मतलब होता है गवर्नमेंट का अकाउंट। तो गवर्नमेंट का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्च है, जितना भी उनका खर्च है, वो सारा कहाँ से हैंडल होता है, यहीं से। ये ऑल जितना भी गवर्नमेंट का अकाउंट होता है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि कोई भी जो फंड है या अकाउंट है उसको एक फील कहाँ से होता है और वो खर्च कहाँ कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है, ये 2 चीजें आपको याद रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये फील कैसे होता है, इसमें पैसा आता कहाँ से है। तो पैसा जितना भी डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, या गवर्नमेंट कहीं से लोन लिया है, वो सारा पैसा कहाँ पे आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही आएगा। ठीक है। सेकेंड कि सपोज गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, ठीक है, तो अगर लोन दिया था तो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट भी कहाँ पे आएगा, इसी अकाउंट में आएगा, कंसोलिडेटेड फंड में। सेकेंड कि अगर लोन दिया था और अब वो लोन रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न आ रहा है तो वो रिटर्निंग लोन भी कहाँ पे आएगा, इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही आएगा, जमा होगा उस पे। ये तो हो गया कि इसमें पैसा कहाँ से फील होगा। ठीक है, कैसे ये भर जाएगा अकाउंट। लेकिन इसको खाली कैसे किया जाएगा, तो खाली करने में यहाँ पे 2 तरीके से इस अकाउंट से पैसा निकलता है। ये है फर्स्ट वे, और सेकेंड वे आपको आगे मिलेगा। फर्स्ट वे में क्या होता है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल का जरूरत होता है, बिना अप्रूवल का इससे पैसा नहीं निकलेगा। यह है फर्स्ट तरीका। एक और है सेकंड तरीका, वो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसका जितना भी गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है वो सारा इसी से फुलफिल होता है। तो ये आ गया कि गवर्नमेंट मतलब यही आप मान करके चलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये। सेकेंड है आर्टिकल 266(1). ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका कि जितना भी स्टेट है उस सब के पास उसका एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये चीजें आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि इसको कौन ऑडिट करता है, इसको हैंडल कौन करता है और वो किसको रिपोर्ट करता है। तो ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको ऑडिट करता है और वो रिपोर्ट करता है अपना रिलेवेंट लेजिस्लेचर ऑन देयर मैनेजमेंट। रिलेवेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर वो सेंटर में है तो सेंट्रल लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करेगा, और अगर वो स्टेट में है तो स्टेट लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करेगा। चलिए यहाँ पे आप देखें, अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपको लास्ट में मिलेगा देखने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में उतना तामझाम नहीं है, ये सिंपल है। ये आर्टिकल 267(1) के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे यही मान के चलिए कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब आप मान लीजिए इमरजेंसी फंड। ठीक है, इमरजेंसी फंड मान लीजिए। इमरजेंसी फंड का क्या मतलब हुआ कि कहीं अचानक से अगर कुछ हो जाता है, कहीं पे बाढ़ आ गया और कुछ आ गया, उस केस में यहाँ से पैसा खर्च किया जा सकता है। और यहाँ पे 500 करोड़ ही होता है। ठीक है, ये कहाँ से आता है इसके बारे में अभी आपको आगे पता चलेगा, बट ये खर्च कैसे होता है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। और ये किसके अंडर होता है, तो ये प्रेसिडेंट के बिहाफ में होता है, मीन्स प्रेसिडेंट के अंदर ही आप बोल सकते हैं। बट प्रेसिडेंट उसको हैंडल नहीं करता है, बट उसको हैंडल कौन करता है, सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर उसके पास होता है। बट
ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये जो फंड है वही बोले अभी अनएक्सपेक्टेड अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर, कहीं पे अचानक से अगर खर्चा आ गया और उसमें सेशन नहीं चल रहा है, वोटिंग उतना प्रोसेस के बाद अगर पैसा निकाला जाए इमरजेंसी में तो बहुत लेट हो जाएगा ना, इसलिए कॉन्टीजेंसी फंड को बना के रखा गया है ताकि इमरजेंसी में अचानक से एटलीस्ट 500 करोड़ तो खर्च किया जा सके ना। और हर एक स्टेट के पास भी उसका कॉन्टीजेंसी फंड होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्या है, पब्लिक अकाउंट। थर्ड आता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट जो है वो आर्टिकल 262 के अंडर आता है। अब आपको नाम ही से लग रहा होगा पब्लिक अकाउंट मीन्स इसमें जो भी पैसा होता होगा वो पब्लिक का ही होता होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला जाता ऑल अदर मनी जो है वो अदर देन कंसोलिडेटेड फंड, जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं है उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो किस में आएगा, पब्लिक अकाउंट में। ये क्या है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बिहाफ ऑफ का क्या मतलब होता है, बिहाफ ऑफ का मतलब यही समझ लीजिए कि गारंटी। ठीक है, आपको एक गारंटर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटर है, तो अगर वो गारंटर है तो वो उसका जिम्मेवारी है कि उस पैसे को अच्छे से रखे, पब्लिक के पैसे को। तो देखिए जितना भी बैंक सेविंग अकाउंट है, जितना भी डिपार्टमेंट का नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है या नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है या फिर नेशनल कैलामिटी और कॉन्टीजेंसी फंड है या फिर प्रोविडेंट फंड है, जो पीएफ कटता है, जो लोग जॉब करते हैं उसका पीएफ कटता है, वो पैसा आखिर में कहाँ जमा रहेगा, गवर्नमेंट के पास ही ना रहेगा, किसमें, पब्लिक अकाउंट में। और पोस्टल इंश्योरेंस और इसी टाइप का बहुत सारा और भी पैसा है जो पब्लिक अकाउंट में होता है। लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च भी कर सकता है। ठीक है, और गवर्नमेंट अगर यहाँ से पैसा खर्च करता है, लेता है, तो उसको किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है, वो वहाँ से डायरेक्टली पैसा ले सकता है। और हर एक स्टेट के पास उसका पब्लिक अकाउंट होता है। और फिर से इसको कौन ऑडिट करता है, तो अगेन इसको ऑडिट कौन करता है, कैग ऑडिट करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपने तीनों को जान लिया। अब सबसे मेन जो दो चीजें हैं वो लास्ट में बचा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, पहले इसको समरी कर लेते हैं हम लोग। समरी में है आपका फंड में क्या क्या है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। इनकम कहाँ से आता है, तो टैक्स हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, यहाँ पे तो 500 फिक्स होता है, और यहाँ पे पब्लिक का मनी होता है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड। उसके बाद आपका आता है कि एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर है मैक्सिमम यहीं से होता है। और ये क्या है, इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे है कि पब्लिक मनी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन, यहाँ पे रिक्वायर है, प्रायर मीन्स पहले ही, यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ, आपको आगे पता चल जाएगा आफ्टर का मतलब। और यहाँ पे है नॉट रिक्वायर्ड, कोई रिक्वायर नहीं है। यहाँ पे है आर्टिकल 261, 266 1 के अंतर्गत, 267 1 के अंदर और 266 2 के अंदर। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोल रहे थे, चार्ज एक्सपेंडिचर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये नॉन वोटेबल होता है। नॉन वोटेबल का क्या मतलब हुआ कि इसको किसी का वोटिंग का जरूरत नहीं होता है, मतलब ये डायरेक्टली चार्ज किया जाएगा कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड से। अब डायरेक्टली चार्ज किया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी कहीं पे खर्च है, अगर वो चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया, इसका मतलब वो पैसा को कोई रोक नहीं सकता है, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वहां से वो पैसा निकल जाएगा। ठीक है, तो चार्ज एक्सपेंडिचर ये है। इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट नीडेड, कोई जरूरत नहीं है पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने का, जबकि कंसोलिडेटेड फंड से ही आ रहा है पैसा। एक केस में था कि क्या हो रहा है, पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर रहा है, दूसरे केस में नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, लास्ट में आपको पता चलेगा। थर्ड है कि पेड वेदर और नॉट बजट इज पास, बजट पास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पेड होगा ही होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग नीचे देखेंगे, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर इज डेबिट चार्ज ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब हो कि सपोज गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया है, या फिर उस लोन को का जो इंटरेस्ट है वो चीज़ को चुकाने के लिए गवर्नमेंट को या फिर उस पार्लियामेंट को अप्रूव करने का ज़रूरत नहीं है।
वो चार्ज अगर लिया है गवर्नमेंट ने, अगर कहीं से कर्ज लिया है तो वो ऑटोमेटिक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कट जाएगा पैसा, ठीक है। जब उसका टाइम आएगा उसमें वहां से उसको पेड किया जाएगा। देयर इज नो वोट बिकॉज क्यों? क्योंकि देखिए रीजन क्या है नो वोट का, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें, जो भी कर्ज या जो भी चीजें लेती है गवर्नमेंट, वो यहाँ से क्या होता है, एक गारंटी होता है, ठीक है। ये पेमेंट का गारंटी होता है गवर्नमेंट, स्टेट मतलब आप समझिए कि कंट्री, ठीक है। कंट्री उसको गारंटी करता है, इसलिए इस पे वोट नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, वोटिंग डज नॉट टेक प्लेस बट डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। वोटिंग यहाँ पे नहीं होगा बट डिस्कशन हो सकता है दोनों हाउस में, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग अब लास्ट देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, प्रेसिडेंट का सैलरी हो गया, या फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गया, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, हाई कोर्ट का जज हो गया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, डिबेट चार्ज फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, मीन्स कोई भी कर्ज अगर गवर्नमेंट लिया है उसको पे करने के लिए, एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट और डिक्री और अवार्डेड फॉर कोर्ट और अराइवल ट्रिब्यूनल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है कि गवर्नमेंट को इतना पेड करना होगा उसको, तो वो करना पड़ेगा। फिर एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर बाय पार्लियामेंट्री सो बी चार्ज, अगर पार्लियामेंट्री डिक्लेयर कर देता है कि ये भी जो है वो चार्ज है, तो उसको भी यहीं से खर्च किया जाएगा। ये आपने सारा देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऐसा क्यों किया गया है। देखिए प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सबको इंडिपेंडेंट रखने के लिए, सिंपल सा लॉजिक है कि ये सबको इंडिपेंडेंट रखने के लिए, किसी पे डिपेंड ना हो, इसलिए ऐसा किया गया, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज कि आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया, कोई कंट्री से या कहीं और से। अब मान लेते हैं कि वो गवर्नमेंट किसी मीन्स कोई और पार्टी वाले गवर्नमेंट ने लिया था लोन। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट चेंज हो गया, और गवर्नमेंट चेंज हो गया और अगर वो अप्रूवल देने का बात आएगा कि नहीं, अप्रूव करने के बाद ही अगर रिटर्न आएगा, तो फिर तो कोई कंट्री या कोई इंस्टीट्यूशन तो लोन ही नहीं देगा, कि वहाँ पे अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो वहाँ से पैसा रिटर्न आता ही नहीं है। इसलिए ऐसा किया गया है कि चार्ज एक्सपेंडिचर को या फिर चार्ज वाले सेक्शन को इसमें जोड़ा गया है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो ये बोल सके कि देखिए मेरे पास ऐसा रूल है कि अगर आप हमें लोन देते हैं तो गवर्नमेंट कोई भी हो, आपका लोन का जो टाइम पूरा होगा उसमें आपको लोन को ऑटोमेटिक रिटर्न किया जाएगा। ये चीज़ें अगर गारंटी देता है गवर्नमेंट, तो फिर वहाँ से लोन लेना क्या होता है, ईजी हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको सारा चीज़ें समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये चीज़ें भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।